नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। कल एनसीईआरटी ने बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगते हुए कक्षा 8 की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड को वापस ले लिया। इस किताब में एक पार्ट था द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, अर्थात हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, और इस पाठ में एक भाग था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इस पूरी किताब को एनसीईआरटी ने केवल इसीलिए वापस ले लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने लाल आंखें दिखाई। केवल इस पूरे पाठ के लिए, इस एक भाग के लिए पूरी किताब को वापस ले लिया गया। उन्होंने ऐसे किसी भाग को स्कूल बुक में सिखाए जाने को लेकर अफसोस जताया था। टीवी, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर तक हर जगह चीफ जस्टिस सूर्यकांत का गुस्सा फूटकर बह रहा था। मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला सरकार और न्यायपालिका के बीच संभावित नए टकराव का कारण बनेगा। अदालत ने माना था कि यह न्यायपालिका की गरिमा पर आघात है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश के सर्वोच्च न्यायाधीश का गुस्सा देखकर एनसीईआरटी ने कदम पीछे हटा लिए और अब किताब वापस हो चुकी है। कोई भी किताब प्रकाशित तब होती है जब लिखने वाले संदर्भ के साथ लिखते हैं, उसका संपादन किया जाता है और 2-4 बार प्रूफ रीडिंग की जाती है, तथ्यों को परखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस किताब पर जो गुस्सा जताया गया वह न होता तो कुछ खास नहीं होता। लोगों का इस अध्याय पर ध्यान ही नहीं खींचा जाता। लेकिन अब लोगों में उत्सुकता है जानने की कि ऐसी भी कौन सी जानकारी लिखी थी एनसीईआरटी ने कि सर्वोच्च न्यायालय क्रोधित हो उठा। इस अध्याय में देखकर पता चलता है कि उसमें जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का रिकॉर्ड दिया गया है। ये दिखाता है कि भारत भर में 4,70,00,000 से भी ज़्यादा मामले लंबित है। अकेले सर्वोच्च न्यायालय में 81,000 मामले लंबित है। यानी अगर एक मामले के लिए हम मानकर चले कि आधा घंटे का समय देकर वो सुलझ जाएगा, तब भी सर्वोच्च न्यायालय के 81,000 लंबित मामलों पर नतीजा आने के लिए 3 साल का समय लग जाएगा। केवल सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ हर महीने एवरेज 6,500 केसेस आते हैं और उनमें से केवल 5,600 मामलों का निपटारा किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट हर महीने एवरेज 900 केसेस पीछे चल रहा है। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में करोड़ों लंबित मामलों की ओर ध्यान खींचने से पहले लिखा गया था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देरी से किया गया न्याय न्याय देने से मना करने के बराबर है। शायद यही देखकर सर्वोच्च न्यायाधीश गुस्सा हो गए थे। कई बार सच कड़वा होता है। उसके अगले भाग में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर लिखा गया था कि न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार से निपटने का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार या गैर व्यवहार से निपटने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। एनसीईआरटी यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने 2017 से 2021 के बीच के आंकड़े बता दिए। न्यायपालिका में 2017 से 21 के बीच 1600 से ज़्यादा कंप्लेंट सामने आई थी जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार या गैरकृत्य को लेकर थी। शायद इसी जानकारी से सर्वोच्च न्यायालय खफा हुआ हो। जो गहराई से किया गया सुनियोजित हमला इसे कहा जा रहा है। न्यायपालिका पर केवल 2 से 3 मुद्दों पर उठती उंगलियां देखकर मुख्य न्यायाधीश ने इसे सरकार और न्यायपालिका के बीच का संभावित टकराव का मुद्दा कह दिया था। गौर से देखें तो ये चेतावनी लगती है। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट सरकार पर हावी हुआ हो। इससे पहले भी कई बार न्यायपालिका संसद पर वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते रही है, फिर चाहे वो राज्यपालों और राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कितना समय देना है ये विचार हो या फिर एनजीएसी के जरिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना हो। सर्वोच्च न्यायालय अपने कॉलेजियम सिस्टम और अधिकारों की रक्षा के लिए काफ़ी सक्रिय रहा है, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय अपने चरित्र के लिए भी सक्रिय दिखता है। कारण भी वैसा ही है। भारत भर में सोशल मीडिया के विस्तार के बाद कई मामले सामने आए हैं जिनमें न्यायाधीशों के फैसलों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। फैसलों पर लोग अपना मत व्यक्त करने लगे हैं। न्यायाधीशों की सोच, काम करने का तरीका, विचार की प्रक्रिया, ऐसे न्यायपालिका के काम के हर पहलू पर जनता की कड़ी नज़र है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के कारण कुछ न्यायाधीशों की पोल खोल भी हुई है। इससे न्यायपालिका के चरित्र पर लगातार सवाल उठे हैं। पिछले साल सितंबर में मुंबई के माझगांव सेशन कोर्ट के एडिशनल जज एजाजुद्दीन काजी पर
15 लाख की घूस लेने का आरोप लगाया गया। उनके क्लर्क को ये पैसा कलेक्ट करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ा और व्हाट्सएप कॉल के जरिए एसीबी ने पुष्टि की कि जज एजाजुद्दीन काजी ने ही ये पैसा लेने के लिए कहा था। फिलहाल इस केस में जस्टिस काजी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके क्लर्क को गिरफ्तारी के अगले ही महीने जमानत भी मिल गई। ये मामला न्यायपालिका के चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए काफी है। आपको अतुल सुभाष की आत्महत्या का कुप्रसिद्ध मामला भी याद होगा, जिसमें पीड़ित अतुल सुभाष ने अपनी बीवी सास के साथ जौनपुर फैमिली कोर्ट की तत्कालीन जज ऋतु कौशिक को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पीड़ित ने मौत से पहले कहा था कि न्यायाधीश ऋतु कौशिक भ्रष्ट है और उन्होंने अपने क्लर्क के जरिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। अतुल सुभाष की मौत के इतने महीने गुजरने के बाद भी इस मामले में जज को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनाया गया है। एफआईआर में ऋतु कौशिक का नाम भी नहीं लिखा गया। कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, बल्कि उनका प्रमोशन कर उन्हें जिला न्यायालय में भेजा गया है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का तीसरा मामला जो सबसे प्रसिद्ध हुआ वो था दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का। उनके घर में आग लगने के बाद जलते हुए कमरे से करोड़ों के नोट बरामद हुए थे। इस मौके पर यशवंत वर्मा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले क्या कार्रवाई की? उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर करवाया गया। जब लोगों का गुस्सा फूटा तब उनके खिलाफ असल मायने में कोई कार्रवाई शुरू की गई। आज भी उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन मामला कहां तक पहुंचा है इसकी जनता को कोई स्पष्टता नहीं है। ये तो कुछ मामले हैं जो न्यायपालिका को कटघरे में खड़े करते हैं। संस्थान में भ्रष्टाचार हो सकता है क्योंकि व्यक्ति स्खलनशील होते हैं, लेकिन अगर संस्था उस विकृति से और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहती, बल्कि उसे छुपाना और दबाना चाहती हो, तो उस पूरी संस्था के चरित्र पर सवाल खड़े होते हैं। ये तय करता है कि वो संस्था सच में अच्छा काम करना चाहती है या नहीं। क्या भारत की न्यायपालिका ऐसा कोई काम करते दिखती है? भारत की न्यायपालिका इस बात के लिए अधिक सक्रिय दिखती है कि उसके चरित्र पर कोई दाग न लगे, बजाय इसके कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खत्म हो। 8वीं की किताब वापस हो तो गई। एनसीईआरटी ने गलती न होते हुए भी बिना शर्त के माफी मांग ली, पर राह पर चलते, ऑफिस में बैठे, चाय की टपरी पर गप्पे लड़ाते अनेकों जगहों पर लोग न्यायपालिका में पनपते भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में भी कोर्ट के मामलों में किकबैक के लिए पैसे तैयार रखे जाते हैं। बस इसे सामने आकर कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि लोगों में न्यायपालिका के अवमान का डर बना है। जैसे किसी धर्म में ब्लास्फेमी के खिलाफ कानून होता है, भारत की न्यायपालिका ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए एक तरह की ब्लास्फेमी कानून पोषित किया है। लोगों में न्यायपालिका के चरित्र पर सवाल खड़े न हो, इसीलिए किताब को वापस करवाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून बनाकर लोगों के विचारों को दबाया नहीं जा सकता। लोग सच्चाई जानते हैं, भला मुर्गा छुपा देने से सुबह नहीं होती क्या? खैर, आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। ठीक है।